15 अगस्त 1947। आधी रात को पूरा भारत आजादी का जश्न मना रहा था। दिल्ली की सड़कों पर लाखों लोग तिरंगा लहरा रहे थे। लाल किले के आसपास खुशियों का सैलाब था। सदियों की गुलामी खत्म हो चुकी थी, लेकिन इसी वक्त भारत के दूसरे हिस्सों में कुछ और ही हो रहा था। हजारों लोग अपने घर छोड़कर अजनबी रास्तों पर निकल चुके थे। रेलगाड़ियां यात्रियों से नहीं, लाशों से भरकर स्टेशन पहुंच रही थीं। गांव जल रहे थे, परिवार बिखर रहे थे। लोग सिर्फ अपने धर्म की वजह से मारे जा रहे थे। अनुमान है कि विभाजन की हिंसा में 10 से 15 लाख लोगों की जान गई। लगभग 75,000 महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ और करीब 1.5 करोड़ लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हुए। यह सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया के इतिहास के सबसे बड़े मानवीय पलायनों में से एक था। लेकिन सवाल है, क्या यह सब अचानक हुआ? क्या इन 72 घंटों में जो हुआ वह सिर्फ भीड़ की हिंसा थी, या फिर इसके पीछे वर्षों की राजनीति, जल्दबाजी और गलत फैसलों की एक लंबी कहानी छिपी थी? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर आजादी के वे 72 घंटे इतने भयावह क्यों बन गए और कैसे उन 3 दिनों ने भारत और पाकिस्तान दोनों देशों का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। कहानी की शुरुआत। इस कहानी की शुरुआत 15 अगस्त 1947 से नहीं होती, बल्कि उससे कई साल पहले। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। ब्रिटेन आर्थिक रूप से कमजोर हो गया था। उसके लिए भारत जैसे विशाल उपनिवेश पर शासन जारी रखना अब आसान नहीं था। उधर भारत में आजादी की मांग अपने चरम पर थी। ब्रिटिश सरकार समझ चुकी थी कि अब सत्ता भारतीयों को सौंपनी ही पड़ेगी। 1947 की शुरुआत में ब्रिटेन ने घोषणा की कि भारत को स्वतंत्र किया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, क्या भारत एक रहेगा या 2 हिस्सों में बंट जाएगा? राजनीतिक टकराव। उस समय भारतीय राजनीति 2 प्रमुख धाराओं में बंट चुकी थी। एक तरफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, जो एक संयुक्त भारत चाहती थी। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग थी, जिसके नेता मोहम्मद अली जिन्ना अब अलग पाकिस्तान की मांग पर अडिग थे। जिन्ना का तर्क था कि हिंदू और मुसलमान 2 अलग अलग राजनीतिक समुदाय हैं और उन्हें अलग राष्ट्र मिलना चाहिए। शुरुआत में कांग्रेस के नेता जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी विभाजन के खिलाफ थे, लेकिन समय बीतने के साथ सांप्रदायिक तनाव बढ़ता गया। 1946 का डायरेक्ट एक्शन डे, नोआखाली, बिहार और पंजाब के दंगों ने हालात को और बिगाड़ दिया। देश धीरे धीरे गृह युद्ध जैसी स्थिति की ओर बढ़ रहा था। इसी बीच ब्रिटिश सरकार ने भारत के आखिरी वायसराय के रूप में लॉर्ड लुई माउंटबेटन को भेजा। माउंटबेटन की जल्दबाजी। माउंटबेटन का काम था सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण। ब्रिटिश सरकार ने पहले जून 1948 तक का समय तय किया था, लेकिन भारत पहुंचने के बाद माउंटबेटन ने फैसला किया कि इतना इंतजार करना हालात को और खराब कर सकता है। उन्होंने तारीख बदलकर 15 अगस्त 1947 कर दी। यानी जिस काम की तैयारी के लिए लगभग 1 साल बचा था, उसे कुछ ही महीनों में पूरा करना था। यहीं से इतिहास ने रफ्तार पकड़ ली। माउंटबेटन प्लान 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान घोषित किया गया। इस योजना के अनुसार भारत का विभाजन होगा और 2 नए देश बनेंगे, भारत और पाकिस्तान। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस योजना को स्वीकार कर लिया, लेकिन सबसे कठिन सवाल अभी भी बाकी था। सीमा कहां बनेगी? कौन सा गांव भारत में रहेगा? कौन सा पाकिस्तान में जाएगा? किसका खेत किस देश में होगा? किसका घर किस सीमा के पार चला जाएगा? इन सवालों का जवाब लाखों लोगों की किस्मत तय करने वाला था। रेडक्लिफ की एंट्री। ब्रिटिश सरकार ने सीमा तय करने की जिम्मेदारी एक अंग्रेज वकील सर सिरिल रेडक्लिफ को दी। हैरानी की बात यह थी कि रेडक्लिफ इससे पहले कभी भारत आए ही नहीं थे। उन्हें भारत की भाषा, संस्कृति, भूगोल और स्थानीय परिस्थितियों का लगभग कोई अनुभव नहीं था।
इसके बावजूद उन्हें दुनिया की सबसे कठिन सीमाओं में से एक खींचने का काम सौंप दिया गया और समय मिला सिर्फ 5 हफ्ते। एक ऐसी लकीर जिसने सब बदल दिया। रेडक्लिफ के सामने सबसे बड़ी चुनौती पंजाब और बंगाल थे। दोनों प्रांतों में हिंदू, मुस्लिम और सिख आबादी सदियों से साथ रहती आई थी। कोई साफ धार्मिक सीमा मौजूद नहीं थी। ऐसे में एक सीधी रेखा खींचना लगभग असंभव था। रेडक्लिफ के पास पुराने नक्शे थे, जनगणना के आंकड़े भी पूरी तरह अद्यतन नहीं थे। स्थानीय परिस्थितियों की जानकारी भी सीमित थी। कई मामलों में उन्हें कागजों पर बैठे बैठे फैसले लेने पड़े। नतीजा यह हुआ कि कहीं पूरा गांव 2 हिस्सों में बंट गया, कहीं खेत भारत में रह गए और घर पाकिस्तान में चले गए, कहीं रेलवे लाइन एक देश में थी तो स्टेशन दूसरे देश में। एक कलम की लकीर ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। सबसे बड़ी गलती, रेडक्लिफ ने सीमा का मसौदा 12 अगस्त तक तैयार कर लिया था, लेकिन उसे सार्वजनिक नहीं किया गया। माउंटबेटन ने फैसला किया कि सीमा की घोषणा आजादी के बाद होगी। कारण यह बताया गया कि यदि पहले घोषणा कर दी गई तो स्वतंत्रता समारोह हिंसा की भेंट चढ़ सकते थे। लेकिन इस फैसले का उल्टा असर हुआ। लाखों लोगों को यह तक पता नहीं था कि 15 अगस्त के बाद उनका गांव किस देश का हिस्सा होगा। लोग अनिश्चितता में जी रहे थे। कई परिवार घर छोड़ने की तैयारी भी नहीं कर पाए। और इसी बीच सीमा के दोनों ओर अफवाहें फैलने लगीं, डर फैलने लगा, हथियार जुटाए जाने लगे और धीरे धीरे हिंसा भड़क उठी। यही वह उल्टी गिनती थी जो भारत के इतिहास के सबसे भयावह 72 घंटों की ओर बढ़ रही थी। आजादी की रात और खून से सनी सुबह 14 अगस्त 1947। कराची में पाकिस्तान के बनने का जश्न मनाया जा रहा था। मोहम्मद अली जिन्ना ने देश के पहले गवर्नर जनरल के रूप में शपथ ली। दूसरी ओर लॉर्ड माउंटबेटन अगले दिन दिल्ली में होने वाले सत्ता हस्तांतरण समारोह की तैयारी कर रहे थे। 15 अगस्त की आधी रात को दिल्ली के संविधान सभा भवन में ऐतिहासिक बैठक शुरू हुई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी अध्यक्षता की और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना प्रसिद्ध ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण दिया। उस रात दिल्ली की सड़कों पर लाखों लोग आजादी का जश्न मना रहे थे। तिरंगे लहरा रहे थे, नारे गूंज रहे थे और लोगों को लग रहा था कि सदियों की गुलामी आखिरकार खत्म हो गई। लेकिन इसी समय पंजाब और बंगाल की धरती पर एक बिल्कुल अलग कहानी लिखी जा रही थी। लोगों को अभी तक यह भी नहीं पता था कि उनका गांव भारत में है या पाकिस्तान में। अफवाहें तेजी से फैल रही थीं। हर तरफ डर का माहौल था। पड़ोसी जो वर्षों से साथ रहते आए थे, अब एक दूसरे पर शक की निगाह से देखने लगे थे। यहीं से शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा मानवीय पलायन। जब इंसान अपने ही घर में पराया हो गया, सीमा की घोषणा के बाद लाखों लोगों ने अपना घर छोड़ दिया। पश्चिमी पंजाब से हिंदू और सिख भारत की ओर निकल पड़े, जबकि पूर्वी पंजाब और भारत के अन्य हिस्सों से मुसलमान पाकिस्तान की ओर जाने लगे। किसी के पास बैलगाड़ी थी, कोई पैदल चल रहा था, तो कोई ट्रक या ट्रेन में जगह पाने की कोशिश कर रहा था। कई परिवार अपने साथ सिर्फ उतना ही सामान ले जा सके जितना कंधों पर उठाया जा सकता था। सदियों से बसे घर, खेत, दुकानें, मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे पीछे छूट गए। लोगों को विश्वास था कि कुछ दिनों बाद हालात सामान्य हो जाएंगे और वे वापस लौट आएंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। हिंसा की आग जैसे जैसे शरणार्थियों के काफिले आगे बढ़े, उन पर हमले शुरू हो गए। हथियारबंद भीड़ रास्तों में घात लगाकर बैठी रहती थी। कई जगह पूरे पूरे काफिलों को निशाना बनाया गया। गांवों को आग लगा दी गई, निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई, महिलाओं के साथ अत्याचार हुए, बच्चे अपने माता पिता से बिछड़ गए। यह हिंसा किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं थी। हिंदू, मुस्लिम और सिख तीनों समुदायों के निर्दोष लोग इस त्रासदी का शिकार बने। मानवता जैसे कहीं खो गई थी। घोस्ट ट्रेनें विभाजन की सबसे भयावह तस्वीरें ट्रेनों में देखने को मिलीं। जो ट्रेनें कभी यात्रियों से भरी होती थीं, वे अब मौत का प्रतीक बन गई थीं। कई ट्रेनें सीमा पार करके स्टेशन पहुंचीं, लेकिन उनमें जीवित यात्रियों की जगह केवल लाशें थीं। इन्हें बाद में घोस्ट ट्रेनें कहा गया।
स्टेशनों पर खड़े लोग अपने परिवार वालों का इंतजार करते थे, लेकिन ट्रेन का दरवाजा खुलते ही सामने मौत का सन्नाटा होता था। यह दृश्य इतना भयावह था कि जिसने भी देखा वह जीवन भर उसे भूल नहीं पाया। दुनिया का सबसे बड़ा पलायन 1947 के विभाजन के दौरान लगभग 1.4 से 1.8 करोड़ लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। यह मानव इतिहास के सबसे बड़े और सबसे तेज सामूहिक पलायनों में से एक माना जाता है। विभिन्न ऐतिहासिक अध्ययनों के अनुसार हिंसा, बीमारियों और पलायन की कठिन परिस्थितियों के कारण 10 से 15 लाख लोगों की जान गई। लगभग 75,000 महिलाओं के अपहरण, यौन हिंसा या जबरन विवाह जैसी घटनाएं दर्ज की गईं। इन महिलाओं में हिंदू, मुस्लिम और सिख सभी समुदायों की महिलाएं शामिल थीं। इन आंकड़ों के पीछे सिर्फ संख्या नहीं थी, हर संख्या के पीछे एक परिवार था, एक अधूरी कहानी थी, एक टूटा हुआ सपना था। जिम्मेदार कौन था? इतिहासकार इस सवाल का एक ही जवाब नहीं देते। अधिकांश शोध यह मानते हैं कि इस त्रासदी के पीछे कई कारण एक साथ काम कर रहे थे। ब्रिटिश सरकार पर आरोप लगा कि उसने सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया बेहद जल्दबाजी में पूरी की। लॉर्ड माउंटबेटन ने समय कम कर दिया, जिससे प्रशासन, सुरक्षा और राहत की पर्याप्त तैयारी नहीं हो सकी। सर सिरिल रेडक्लिफ को बिना पर्याप्त समय और स्थानीय जानकारी के सीमा तय करने की जिम्मेदारी दी गई। दूसरी ओर भारतीय राजनीतिक नेतृत्व भी पूरी तरह इस संकट को रोक नहीं सका। कांग्रेस ने बढ़ती हिंसा और गृह युद्ध की आशंका के बीच विभाजन को स्वीकार किया। मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग पर अंत तक अडिग रही। महात्मा गांधी विभाजन के विरोध में थे और अंतिम समय तक शांति स्थापित करने की कोशिश करते रहे, लेकिन उस समय तक हालात राजनीतिक नियंत्रण से काफी हद तक बाहर निकल चुके थे। इसलिए अधिकांश इतिहासकार मानते हैं कि विभाजन की त्रासदी किसी एक व्यक्ति या एक संगठन की गलती नहीं थी, बल्कि ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, राजनीतिक मतभेदों और प्रशासनिक विफलताओं का संयुक्त परिणाम थी। 72 घंटे जिन्होंने इतिहास बदल दिया। 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हुआ, लेकिन उसी दिन लाखों लोगों ने अपना घर, अपनी पहचान और अपने प्रियजनों को खो दिया। आजादी का सपना पूरा हुआ, लेकिन उसकी कीमत भी बहुत बड़ी थी। विभाजन ने केवल 2 देशों की सीमाएं नहीं बदलीं, उसने करोड़ों लोगों की यादों, रिश्तों और इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। आज भी भारत और पाकिस्तान के लाखों परिवारों की कहानियों में उस दौर का दर्द जिंदा है। जब भी हम 15 अगस्त का जश्न मनाएं, तो उन लाखों लोगों को भी याद करें जिन्होंने आजादी की सबसे बड़ी कीमत चुकाई। यह इतिहास हमें सिर्फ अतीत नहीं बताता, बल्कि यह भी सिखाता है कि जब नफरत, कट्टरता और राजनीति इंसानियत से ऊपर चली जाए, तो उसका सबसे बड़ा नुकसान आम लोगों को उठाना पड़ता है। इसीलिए इतिहास को जानना जरूरी है, ताकि हम वही गलतियां दोबारा न दोहराएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही ऐतिहासिक और तथ्यपरक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।